डीआईजी एसपीआर तर्जमान पाक फ़ौज के बयान के बाद इमरान रियाज मैदान में आ गए और उन्होंने फिर बताया कि कौन था जो मीडिया को कंट्रोल करता था, कौन था जिससे मजबूर किया था कि उसे वतन अजीज छोड़ने पे अरशद शरीफ को, और कौन हो जिसने यूएई की हुकूमत को मजबूर किया कि इसका वीज़ा ख़त्म किया जाए, और जनरल बाजवा से मुखातब हो गए। मारने वाले पूरे सफ़े की खबर लगा रहे हैं। जिनका शहीद हो गया है उनको पूरे सफ़े की क्या, आधे सफ़े की खबर लगाने की इजाज़त नहीं है। वो कौन है जो रोकता है कवरेज से? वो कौन है जो सहाफ़ियों को फ़ोन कर रहा था? वो कौन है जो इदारों को फ़ोन कर रहा था कवरेज डाउन करने के लिए? फिर जीएचक्यू से बाकायदा एक जारी हुआ है पाक फ़ौज की तरफ से एक लेटर हुकूमत के नाम, वो भी मैं आपको बताता हूँ। DGISPR जो हैं तर्जुमान पाक फ़ौज के, उन्होंने भी बयान दिया है निजी टीवी को। उन्होंने कहा कि GHQ की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएँ। इसके जो भी अवामिल और मुहर्रिकात थे इनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। कल वज़ीर-ए-आज़म ने कीनिया के सदर से बात की। हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतल्लिक़ तफ़सीलात भी मौसूल हो रही हैं। बहुत ज़रूरी है इसकी आला सतह पर मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। गो कि कीनिया की हुकूमत और उनकी पुलिस ने तस्लीम किया है कि यह वाक़या पुलिस की एक केस में शनाख्त के हवाले से गलती थी। वैसे अगर पुलिस को कोट ना किया जाता उनके स्टेटमेंट में तो अच्छी बात है। कीनिया की पुलिस को पूरी दुनिया में जैसे कोट किया जाता है और उसकी पुलिस के बारे में जो लोग कहते हैं उनके अपने सहाफ़ी कहते हैं, और दुनिया भर में जो कीनिया की पुलिस के बारे में मशहूर है, उसके बाद तो उसको कोट नहीं करना चाहिए था, ख़ास तौर पर DGISPR को। इसके साथ इन हालात पर बहुत से सवालात उठे हैं जिन पर हमारा ख्याल है कि बहुत आला सतह की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि तमाम चीज़ों को मंतकी अंजाम तक ले जाया जा सके। जो लोग भी ये क़यास-आराइयाँ कर रहे हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक बहुत ज़रूरी है ताकि इन सबको जवाब मिल सके। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा तहकीकात इन हालात की नहीं होनी चाहिए वहाँ पर क्या हुआ, बल्कि इन हालात की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने इनको मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए और कैसे गए, और इस दौरान कहाँ पर रहे, इस वाक़े तक पहुँचने के क्या हालात थे, ये सारा कुछ कैसे हुआ, क्यों ना इन तमाम मराहिल में बदकिस्मती से बार बार जवाब बनाकर बिलाकर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बार मैं बता देता हूँ और मेरा बड़ा खुला, मैं ओपनली इस बात को कह देता हूँ, GHQ से ये लेटर आया ना और DGISPR कह रहे हैं पाक फ़ौज के तर्जुमान, तो मैं पाक फ़ौज के सरबराह से अर्ज़ कर देता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कि वो इसको चेक कर लें कि अरशद शरीफ के पीछे कौन लोग लगे हुए थे। चेक कर लें जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए थे 15 से ज़्यादा, उन मुकदमात के पीछे कौन थे, मुद्दई कौन थे, असल में उनको कौन मजबूर कर रहा था मुकदमे करवाने के लिए। चेक करवा लें वो कौन लोग थे जो खौफ फैला रहे थे। चेक करवा लें अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर कौन लोग आते थे। चेक करवा लें उनके दफ्तर के बाहर कौन लोग आते थे। ये भी चेक करवाइए कि अफ़गानिस्तान से लोग कौन लेकर आया था। ये भी चेक करवाइए कि किस तरह से खौफ पैदा कर दिया गया था। ये भी चेक करवाइए कि अरशद शरीफ साहब से कौन कौन मिला था और उसने उनको क्या क्या कहा था और धमकी आमेज़ रवैया क्या था और अरशद शरीफ साहब ने जवाब क्या दिया था। वो भी चेक करवा लें, सब पता चल जाएगा, एक एक चीज़ पता चल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अरशद शरीफ ने हर चीज़ लोगों को बताई है, सहाफ़ियों को बताई है, अपने दोस्तों को बताई है, अपने करीबी दोस्तों को बताई है। एक एक चीज़ अरशद शरीफ साहब बताते थे। तो याद रखें, इसकी अगर इंक्वायरी करनी है तो बिल्कुल करें, लेकिन फिर नाम लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो कौन है जो ये सारा कुछ कर रहा था, वो कौन था जो खौफ फैला रहा था, वो कौन था जिसने रातों रात ARY को भी मजबूर किया कि इन 2 बंदों को निकाल दो। किसने मजबूर किया ARY को? किसकी वजह से ARY को पाकिस्तान से जाना पड़ा UAE? और UAE की हुकूमत से सिर्फ पूछ लें कि वो कौन था जिसने UAE की हुकूमत को कहा कि इस बंदे को वापस पाकिस्तान के हवाले करो, और उन्होंने कहा कि आप 48 घंटे में UAE को छोड़ दें, और फिर उसके बाद वीज़ा नहीं था, उसको दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्क में जाना पड़ा क्योंकि वहाँ ऑनलाइन वीज़ा मुयस्सर आ जाता है। और फिर वो कौन था जिसने वहाँ पर यह कत्ल कर दिया? अरशद शरीफ भाई का जो जस्ते खाकी है वो पाकिस्तान पहुँच गया और अभी मैं वापस पहुँचा हूँ। सुबह फजर के वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बल्कि फजर के बाद का वक्त है,
और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तफसीलात आपके सामने मैं रख दूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात भी करनी है। बाज़ मीडिया पे मैंने बोल टीवी पे बात की और कुछ और जगह पे। एक तो अरशद शरीफ के जो मैयत पाकिस्तान पहुंची है उस पे सियासत करने की कोशिश की गई और वज़ारत दाखिला ने कोशिश की कि वहाँ सिचुएशन को हाईजैक किया जाए और वहाँ पहुँचे और एक फ़ोटो सेशन करवा के अब एक अलग किस्म की सिचुएशन बनाना चाह रहे थे वो। लेकिन मरीम नवाज़ के घटिया ट्वीट ने और बेहुदा किस्म के ट्वीट ने सारी सिचुएशन को ख़राब कर दिया। उनकी फैमिली ने हर तरह की इजाज़त दे रखी थी और जो लोग भी आ रहे थे, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से था, दोस्त या दुश्मन, सबके लिए अरशद शरीफ साहब के घर का दरवाज़ा खुला था। सबको आने की इजाज़त दी जा रही थी और सबके साथ बड़ा हुस्न सलूक से पेश आ रहे थे घर वाले। बड़ी खंदा पेशानी से उनको दुआ के लिए घर के अंदर लाया जा रहा था। लेकिन मरीम नवाज़ ने ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का। जिस तरह का एक गंदा ट्वीट किसी ने किया, उसको मरीम नवाज़ ने रीट्वीट करके उसके ऊपर और जो है वो गंद डाला। और जो हरकत मरीम नवाज़ ने की, यानी एक ऐसा एलिगेशन कि अरशद शरीफ उन लोगों में से थे जो हमेशा हर बीमार की वो पूछते थे, तैमादारी करते थे और हर किस्म के दुख के मौके के ऊपर वो रंज का इजहार करते थे। यहाँ बहुत सारे ट्वीट है, मैंने निकाल के रखे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कोई भी एक ट्वीट उठा लें, ये सारे अरशद शरीफ साहब के हैं। मरीम नवाज़ तो उनके ऊपर शायद ऐसे घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जैसे अरशद शरीफ साहब किसी और तरह से चीज़ों को देख रहे थे। अब ज़रा ये ट्वीट्स की पूरी एक लिस्ट है, एक लंबी, लेकिन मैं 2-3 आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये एक ट्वीट में अरशद शरीफ साहब लिख रहे हैं, प्रेयर्स एंड विशेस फॉर द गुड हेल्थ एंड रिकवरी ऑफ कुलसूम नवाज़, अ ब्रेव वुमन हु स्टूड स्ट्रॉन्ग इन हर रोल एज अ वाइफ, मदर, सिस्टर एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर द शरीफ फैमिली। जब कुलसूम नवाज़ साहिबा के मामले के ऊपर बार बार कहा जाता है कि अरशद शरीफ साहब ने, इसी को जवाब बनाते हैं ना, तो देखें अरशद शरीफ साहब कितने अच्छे अल्फाज में उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जब बीमार हो गई तो वहाँ पे कहा विश यू गुड हेल्थ एंड अ क्विक रिकवरी मरीम नवाज़ शरीफ। यहाँ पे भी उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज में अरशद शरीफ साहब ने ट्वीट किया। उनकी अहलिया भी ये करती रही। फिर एक और में प्रेयर्स फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ मिसिज़ कुलसूम नवाज़, ये मरीम नवाज़ साहबा ने एक ट्वीट किया था, उस पर अरशद शरीफ साहब ने ये ट्वीट किया था। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने जो घटिया और बेहुदा ट्वीट किया, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में शदीद गम और गुस्सा था। और फिर उसके ऊपर जब सवाल पूछा गया मरीम नवाज़ से 2 मरतबा, तो मरीम नवाज़ ने जवाब नहीं दिया। बड़ी रऊनत के साथ, बड़ी फ़िरौनियत के साथ अपनी गाड़ी में बैठी अपने वालिद गिरामी के साथ और निकल लीं और सवाल सुन रही थी और रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो ये वो असल चेहरा है मरीम नवाज़ का जो एक्चुअली है। ये उसके अंदर का, इन लोगों का असल ये है। ये हमें पाकिस्तानियों को ऐसे ही कीड़े मकोड़े समझते हैं, अपनी जमात के वर्कर्स को भी ऐसे ही समझते हैं और एक आम पाकिस्तानी को भी ऐसे ही समझते हैं। किसी के जज्बात का इन्हें कोई एहसास नहीं है। ये मरीम नवाज़ साहिबा ने किस रऊनत के साथ गाड़ी में बैठ के वो निकल गई, वो वीडियो आप सब ने देखी है। 2 मरतबा सहाफ़ी ने सवाल किया और जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मरीम नवाज़ को इसके डैमेज का बताया गया कि लाखों लोग इसके ऊपर लानत भेज रहे हैं, मुलामत कर रहे हैं इस ट्वीट के ऊपर जो आपने की है, और लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बल्कि वो सहाफ़ी भी मुज़म्मत कर रहे हैं जो नॉर्मली मरीम नवाज़ के कैंप में होते हैं, तो फिर मरीम नवाज़ ने उसके ऊपर एक अपॉलजी ज़रूर की, लेकिन वो भी एक ऐसे अंदाज में कि जिसमें अपॉलजी से ज़्यादा वो जस्टिफिकेशन थी उनकी पिछली ट्वीट की। इस भोंडे अंदाज में उन्होंने उसको अपॉलजी किया है। अब इसके बाद फिर फैमिली जो है उनका काफ़ी दिल दुखा। हम सबको बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात के ऊपर कि वो अरशद शरीफ जो हर बीमारी के अंदर, हर दुख के अंदर हमेशा अच्छे जज्बात का इजहार करता था, उसकी मैयत की तस्वीर लगा के
इतना भोंडा इल्ज़ाम लगा के इतनी घटिया ट्वीट करने के बाद कैसे फिर उनकी फैमिली से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो हर चीज़ अलाउ करते चले जाएं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई ना आए, हम लोग खुद जाएंगे और जाकर रिसीव करेंगे। उस वक्त जो लोग मौजूद थे वहाँ पे घर में, उन्होंने ये फैसला किया कि मना कर दिया जाए हुकूमत को, और हुकूमत को ये भी कह दिया जाए कि आप कोई प्रोटोकॉल ना दें, रूटीन के मुताबिक आप डेड बॉडी हमें दें, जितने मर्जी लोग वहाँ पे आना चाहते हैं सहाफ़ी और बाकी लोग वो आ जाएं, तो आप उनको फैसिलिटेट ना करें, आप वो अपना रूटीन में आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने फिर बदला लेने का फ़ैसला किया, और फिर जिस तरीके से बदला लिया, बाकायदा वहाँ पे जो सिक्योरिटी पे मौजूद लोग थे, मुझे कुछ लोगों ने ये बात बताई, मुराद सईद ने भी बताया कि उनके नाम लिखवाए गए थे कि ये बंदे अंदर दाखिल ना हो। लोगों को रोक लिया गया, सहाफ़ियों को रोक लिया गया, हमें रोक लिया गया, और सिर्फ फैमिली के चंद लोगों को अंदर जाने दिया गया। ये बदला था हुकूमत की जानिब से, अगर तुम हमें नहीं आने दोगे तो हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। लेकिन रात 2 बजे जिस तरह पाकिस्तानियों ने अपने हीरो का इस्तकबाल किया, जिस तरह शहीद को इज्जत दी है, ये बात बताती है कि रात 3, सवा 3 बजे वो मैयत को बाहर लेकर आए। लोगों की बहुत बड़ी तादाद सैकड़ों में मौजूद थी। वो फूल लेकर आए थे, पाकिस्तान के परचम लेकर आए थे, तकबीर के नारे बुलंद कर रहे थे, नारा रिसालत बुलंद कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अरशद शरीफ के नारे लगा रहे थे। तो ये अरशद शरीफ को अल्लाह ताला ने, शहीद अरशद शरीफ को ये इज़्ज़त बख्शी है, ये किसी और के खाते में नहीं आई। तो मैंने आज ये मिसाल भी दी थी कल कि ऊंट बैठा हुआ भी हो ना तो कुत्तों से बड़ा होता है। जिन लोगों से शरीफ ख़ानदान ने डील की भीख मांगी है ना, जहां जाकर बूट पॉलिश करके भीख मांगी है, डील की, और आकर हुकूमत में बैठे हैं, वहां अरशद शरीफ से डील की बहुत कोशिश की गई है। अरशद शरीफ वो है जो डटा रहा, जिसने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ता रहा। एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी और एक सहाफ़ी के तौर पे उसने अपना हक अदा किया है। तो ये तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, ना कभी कर पाओगे, ना इतनी औकात है। ज़िंदगी पूरी की पूरी डीलों से और करप्शन से और मनी लॉन्ड्रिंग से और केसेस से भरी हुई है। तो अरशद शरीफ के सामने बोने हैं, लिहाजा उसके बारे में बात करने से बेहतर है कि शट अप, इस पे बात ही ना करें। अब अरशद शरीफ साहब का अब जो नमाज जनाजा है वो जुमेरात को होगी। दोबारा फैसला किया गया, पोस्टमार्टम करवाने का मशवरा दिया गया। फैमिली से पूछा, फैमिली का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल पोस्टमार्टम करवाएंगे। और अब पिम्स हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ है सुबह के वक्त। ऑब्जर्वर डॉक्टर भी मौजूद थे और नुमाइंदा भी फैमिली की तरफ से मुकर्रर किया गया था। तो यहाँ पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आएगी तो हम देखेंगे कि कीनिया की रिपोर्ट से वो कितनी मुख्तलिफ है। अच्छा, कीनिया में जो हुआ वहाँ के सहाफ़ियों ने उस पर सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान की फ़ौज ने GHQ ने एक लेटर जारी किया है, एक ख़त लिखा है हुकूमत पाकिस्तान को। वो भी मैं आता हूँ उसकी तरफ और बताता हूँ कि वो कौन था जिसकी वजह से ये सारा दिन पाकिस्तान को, हमें, अरशद शरीफ को ये सब देखना पड़ा। कीनिया में जो सहाफ़ी हैं उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल पे कुछ सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश की, नहीं की। क्या कार सवारों ने हुक्म मानने से इनकार किया? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने गोलियां क्यों चलाई? ये भी सवाल है। गाड़ी के टायरों को नकारा बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? डायरेक्ट गोलियां बंदे को क्यों मारी? ये भी सवाल है। पुलिस ने ड्राइवर के बजाय मुसाफिर के ऊपर गोली क्यों चलाई? इधर वाली सीट पे ड्राइवर था, इधर मारता गोली, लेकिन मारी दूसरी तरफ गोली जानबूझकर। गाड़ी में मुबैना तौर पर मगवी बच्चे की पुलिस बता रही थी कि एक अगवा किया हुआ बच्चा गाड़ी में है, तो ऐसी गाड़ी पे कैसे गोली चला सकते हैं? नहीं चला सकते। और फिर अगर सड़क पर गाड़ी आम थी तो गलत शनाख्त की वजह क्या थी? यानी जो गाड़ी है ना, जो असल में चोरी हुई थी, वो मर्सिडीज बेंज है और ये लैंड क्रूजर है। दोनों गाड़ियों की शेप के अंदर बहुत फ़र्क है, नंबर के अंदर बहुत फ़र्क है। तो पुलिस ने क्यों फायर खोला?
और इसके बाद दोनों गाड़ियों के नंबरों में फ़र्क था, उसको पुलिस कैसे नहीं पहचान सकी, कैसे कंफ्यूज हो गई। और चोरी की गई जो गाड़ी का मॉडल और उसकी जो शेप है वो अलग किस्म की थी। साथ साथ पुलिस ने और बहुत सारे ऐसे डॉट्स छोड़ दिए हैं, ऐसे सवालात छोड़ दिए हैं जो कीनिया का मीडिया उठा रहा है और पाकिस्तान का मीडिया नहीं उठा रहा। कीनिया के मीडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर पूरे सफ़े की कवरेज हुई है अरशद शरीफ साहब के कत्ल की, उनकी शहादत की। यानी जिन्होंने मारा है उनके मुल्क में पूरे सफ़े की कवरेज हो रही है। और जिनका बंदा शहीद हुआ है, यहाँ इतना दबाव है कि ख़बर आपको ढूंढनी पड़ती है कि शहीद अरशद शरीफ की खबर कहाँ पे लगी हुई है। ये फ़र्क है कीनिया में और पाकिस्तान में। मारने वाले पूरे सफ़े की खबर लगा रहे हैं, जिनका शहीद हो गया है उनको पूरे सफ़े की क्या आधे सफ़े की खबर लगाने की इजाज़त नहीं है। वो कौन है जो रोकता है कवरेज से? वो कौन है जो सहाफ़ियों को फ़ोन कर रहा था? वो कौन है जो इदारों को फ़ोन कर रहा था कवरेज डाउन करने के लिए? फिर GHQ से बाकायदा एक जारी हुआ है पाक फ़ौज की तरफ से एक लेटर हुकूमत के नाम, वो भी मैं आपको बताता हूँ। DG ISPR जो हैं तर्जुमान पाक फ़ौज के, उन्होंने भी बयान दिया है निजी TV को। उन्होंने कहा कि GHQ की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएँ। इसके जो भी अवामिल और मुहर्रिकात थे, इनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। कल वज़ीर-ए-आज़म ने कीनिया के सदर से बात की। हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतल्लिक़ तफ़सीलात भी मौसूल हो रही हैं। बहुत ज़रूरी है इसकी आला सतह पर मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। गो कि कीनिया की हुकूमत और उनकी पुलिस ने तस्लीम किया है कि यह वाक़या पुलिस की एक केस में शनाख्त के हवाले से गलती थी। वैसे अगर पुलिस को कोर्ट ना किया जाता उनके स्टेटमेंट में तो अच्छी बात है। कीनिया की पुलिस को पूरी दुनिया में जैसे कोर्ट किया जाता है और उसकी पुलिस के बारे में जो लोग कहते हैं, उनके अपने सहाफ़ी कहते हैं और दुनिया भर में जो कीनिया की पुलिस के बारे में मशहूर है, उसके बाद तो उसको कोर्ट नहीं करना चाहिए था, ख़ास तौर पर DG ISPR को। इसके साथ इन हालात पर बहुत से सवालात उठे हैं जिन पर हमारा ख्याल है कि बहुत आला सतह की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि तमाम चीज़ों को मंतकी अंजाम तक ले जाया जा सके। जो लोग भी ये क्या सराइयाँ कर रहे हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक बहुत ज़रूरी है ताकि इन सबको जवाब मिल सके। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा तहकीकात इन हालात की नहीं होनी चाहिए वहाँ पर क्या हुआ, बल्कि इन हालात की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने इनको मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए और कैसे गए और इस दौरान कहाँ पर रहे, इस वाक़े तक पहुँचने के क्या हालात थे, ये सारा कुछ कैसे हुआ, क्यों ना इन तमाम मराहिल में बदकिस्मती से बार बार जवाब बनाकर बिलाखिर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बार मैं बता देता हूँ और मेरा बड़ा खुला, मैं ओपनली इस बात को कह देता हूँ, GHQ से ये लेटर आया ना और DG ISPR कह रहे हैं पाक फ़ौज के तर्जुमान, तो मैं पाक फ़ौज के सरबराह से अर्ज़ कर देता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कि वो इसको चेक कर लें कि अरशद शरीफ के पीछे कौन लोग लगे हुए थे। चेक कर लें जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए थे 15 से ज़्यादा, उन मुकदमात के पीछे कौन थे, मुद्दई कौन थे, असल में उनको कौन मजबूर कर रहा था मुकदमे करवाने के लिए। चेक करवा लें वो कौन लोग थे जो खौफ फैला रहे थे। चेक करवा लें अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर कौन लोग आते थे। चेक करवा लें उनके दफ्तर के बाहर कौन लोग आते थे। ये भी चेक करवाइए कि अफ़गानिस्तान से लोग कौन लेकर आया था। ये भी चेक करवाइए कि किस तरह से खौफ पैदा कर दिया गया था। ये भी चेक करवाइए कि अरशद शरीफ साहब से कौन कौन मिला था और उसने उनको क्या क्या कहा था और धमकी आमेज़ रवैया क्या था और अरशद शरीफ साहब ने जवाब क्या दिया था। वो भी चेक करवा लें, सब पता चल जाएगा, एक एक चीज़ पता चल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अरशद शरीफ ने हर चीज़ लोगों को बताई है, सहाफ़ियों को बताई है, अपने दोस्तों को बताई है, अपने करीबी दोस्तों को बताई है। एक एक चीज़ अरशद शरीफ साहब बताते थे। तो याद रखें, इसकी अगर इंक्वायरी करनी है तो बिल्कुल करें, लेकिन फिर नाम लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो कौन है जो ये सारा कुछ कर रहा था, वो कौन था जो खौफ फैला रहा था, वो कौन था जिसने रातों रात AR भाई को भी मजबूर किया कि इन दो बंदों को निकाल दो। किसने मजबूर किया AR भाई को?
किसकी वजह से एयरवे को पाकिस्तान से जाना पड़ा यूएई? और यूएई की हुकूमत से सिर्फ पूछ लें कि वो कौन था जिसने यूएई की हुकूमत को कहा कि इस बंदे को वापस पाकिस्तान के हवाले करो, और उन्होंने कहा कि आप 48 घंटे में यूएई को छोड़ दें, और फिर उसके बाद वीज़ा नहीं था, उसको दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्क में जाना पड़ा क्योंकि वहाँ ऑनलाइन वीज़ा मुयस्सर आ जाता है। और फिर वो कौन था जिसने वहाँ पे ये कत्ल कर दिया? ये सारी तहकीकात तो फिर ऐसे शुरू होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको आगे का लाए अमल भी बता दूं कि अभी अरशद शरीफ साहब के बेटे पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आज रात को तकरीबन लेट नाइट वो पहुंचेंगे और कल जुमेरात के दिन 2 बजे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर अरशद शरीफ की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसने अपनी वफादारी का, अपनी वफा का इस वतन के साथ अपने लोगों के लिए लड़ने का हक अदा किया है। अब आप सबकी बारी है, उसको उसके शायान शान तरीके से दफन करना है, सपुर्दे खाक करना है। तो वो एक शहीद है, उसकी बहुत बड़ी शान है। उसकी वालदा की ख्वाहिश मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि इमरान बेटा, मेरे बेटे को पूरे एहसास के साथ और पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ और उसकी शान के मुताबिक दफन करना। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि फैसल मस्जिद इस्लामाबाद 2 बजे जुमेरात की दोपहर आप सब आइए, शहीद के जनाजे में शिरकत कीजिए और फिर उसको कब्र तक पहुंचाइए। ये आप सब की जिम्मेदारी है। उसने वफादारी का हक अदा किया है, आप भी अपना हक अदा कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।